करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की। बॉन्ड्स को हम दो कैटेगरीज में रख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एंड वीक बॉन्ड्स। और जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं दे आर इंट्रा एटॉमिक बॉन्ड्स जबकि वीक बॉन्ड्स जो है एक तरह से इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। ये इंट्रा एटॉमिक मतलब क्या और इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब क्या कि अगर एटम्स के बीच में बॉन्ड है तो वो स्ट्रॉन्ग है, और अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड है तो वो जो है रिलेटिवली वीक है। ठीक है। अब इस कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, जैसे कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। ये जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स की कैटेगरीज है। जबकि वीक बॉन्ड्स में आ जाते हैं जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, वैंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है। सो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, ये वीक बॉन्ड्स हैं। इज इट ओके? चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, वन बाय वन इन बॉन्ड्स की बात करते हैं। ठीक है, और इनकी भी सबकी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। मुझे लगता है अब तक जो है सभी लोग हमें ज्वाइन कर गए होंगे। ठीक है, बिल्कुल काफी लोग हमें ज्वाइन कर गए हैं। कल का लेक्चर सब लोगों को समझ में आ गया? बढ़िया से समझ में आ गया? फॉर्मल चार्ज निकाल पाए आप लोग? ओके, नाइस नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए, सो अब यहां पर कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। मतलब जैसे यहां पर जो है दो एटम्स के बीच में, जैसे देयर इज सम ए एटम, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, देयर इज सम बी एटम, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों इस इलेक्ट्रॉन को देते हैं और जो है ए और बी के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन गया, शेयरिंग हो गई, तो इसको हम ए और बी के बीच में वी कॉल दिस एज द कोवलेंट बॉन्ड। ये हो गया कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हम कोवलेंट बॉन्ड को भी दो कैटेगरीज में रख सकते हैं, ठीक है। एक आ गया नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है, ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या हुआ, द बॉन्ड formed between two atoms of similar इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब दो एटम्स जो है सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हों, सो उनके बीच का जो बॉन्ड होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसमें मेनली नॉन मेटल्स ही आएंगे, जैसे H2 आ गया, N2 आ गया, O2 आ गया, I2 आ गया, ठीक है। मेनली इसमें मतलब नॉन मेटल्स ही, ठीक है। दूसरा आ गया पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब बात आपको समझ में आ रही है कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड किसको बोलेंगे, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे HCl, H2O, ऐसे डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले जब जो है आ गए, तो उनको जो है हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब बात ये भी, आपके किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, क्योंकि मैं काफी देर से बोर्ड की तरफ ही देख रहा था। हाँ, नॉन पोलर मेनली नॉन मेटल्स में होगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड मेनली नॉन मेटल्स में। H2SO4 बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये पोलर की कैटेगरी में कई आ जाएंगे, ठीक है। जब भी बेटा जी देखो, जो मेटल्स है ना वो मेटालिक बॉन्डिंग बनाते हैं। मेटल्स एक्चुअली जैसे सोडियम, पोटाशियम, कॉपर वगैरह, वो मेटालिक बॉन्डिंग बनाते हैं, वो कोवलेंट बॉन्डिंग बनाते ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए नॉन मेटल्स में ही ये होगा। हाँ, एक ही तरह के एटम्स होंगे तभी नॉन पोलर है, ठीक है। और अगर डिफरेंट होंगे तो पोलर है। लेकिन इसमें भी बात है, इसमें भी मैं बात ऐड कर दूं कि अगर जो है दो एटम्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर जो है दो एलिमेंट्स के बीच में, ये समझ लो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल डेल्टा एक्स होता है। सो डेल्टा एक्स अगर लेस देन जो है 1.7 है, तो हम इसको कहेंगे कोवलेंट। तब जो है इसमें मतलब जो है कोवलेंट करेक्टर रहेगा डोमिनेटिंग। और
अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो में 1.7 से ज्यादा है तो फिर जो है आयनिक करैक्टर उसमें डोमिनेटिंग रहेगा। इज इट ओके? अगर दो एलिमेंट्स में 1.7 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम का डिफरेंस है तो उसको हम कोवलेंट बॉन्ड वाला कहेंगे, और अगर 1.7 से ज्यादा है तो हम कहेंगे कि उसमें जो है आयनिक करैक्टर अब ज्यादा हो गया। इज इट ओके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हम पहले पढ़ चुके हैं अच्छे से। सही बात? सबको समझ में आ रही है? अगर 1.7 एग्जैक्ट हुआ तो कुलमीत जी 50% आयनिक 50% कोवलेंट। नहीं, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज याद नहीं रखनी है, आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है बस। इलेक्ट्रो अगर कोई पूछेगा भी तो पहले आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू देगा। इज इट ओके? पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है दी जाएगी। अच्छा, चलिए। सो आई होप आपने नोट कर ली बात, जल्दी से कर लीजिए। अब द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, सबसे पहले उनकी फिजिकल स्टेट। देखिए, मोस्टली वो जो है, मोस्टली जो है दे आर आइदर गैसेस और लिक्विड्स। लेकिन कुछ सॉलिड्स जो है भी होते हैं, जैसे डायमंड, सिलिका, कार्बोरेंडम, ग्रेफाइट। ज्यादातर सॉलिड या लिक्विड्स होते हैं, लेकिन जो है मतलब एक तरह से सारी स्टेट्स में हमारे कोवलेंट कंपाउंड्स जो है एग्जिस्ट करते। इज इट ओके? कंडक्टिविटी, दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर द नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन ग्रेफाइट आ गया है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनमें इलेक्ट्रॉन्स, सिलिकॉन कार्बाइड इज कार्बोरेंडम। रेगमाल, लक्ष्य जी, जो लकड़ी को घिसने के लिए रेगमाल यूज करते हैं, दैट इज सिलिकॉन कार्बाइड्स। ठीक है? सो वो काफी हार्ड सब्सटेंस होता है सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है ना, कार्बोरेंडम जिसको बोला जाता है। सो हमने कहा ग्रेफाइट इसकी एक्सेप्शन हो गई। ठीक है, सैंड पेपर बिल्कुल सही आयुष्मान कह रहा है। ठीक है। सो आपको ये ग्रेफाइट क्यों होता है कंडक्टर, इसकी बात बाद में करते हैं। ठीक है, बट इसमें जो है अन मतलब मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं। इज इट ओके? इस वजह से। अच्छा, द थर्ड थिंग इज सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी जो है
follows principle like dissolves like. Follows the principle like dissolves like. तो जो पोलर वाले हैं वो पोलर में डिसॉल्व होते हैं, जो नॉन पोलर वाले हैं वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। इज इट ओके? आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो पोलर वाले हैं वो जैसे पोलर सॉल्वेंट आ गया, जैसे वाटर में हो गया या एसीटोन हो गया, इनमें डिसॉल्व हो जाते हैं, या जैसे लिक्विड अमोनिया हो गया, इनमें पोलर वाले डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है? जबकि जो अपने नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो जो है डिसॉल्व होंगे जैसे बेंजीन में या कार्बन टेट्राक्लोराइड में या कार्बन डाइसल्फाइड में। ठीक है? इनमें जो है वो डिसॉल्व होंगे। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन इसमें भी एक मैं स्पेशल कंपाउंड बता दूं, जैसे I2 इज नॉन पोलर बट इट dissolves in water when Ki is added। जब इसके साथ पोटाशियम आयोडाइड ऐड किया जाए सो ये जो है पानी में डिसॉल्व हो जाती है। कैसे होती है? एक्चुअल में आयोडीन जो है पोटाशियम आयोडाइड के साथ मिलके एक कंपाउंड बनाती है जिसको बोलते हैं KI3। जो KI3 है ना वो डिसोसिएट हो जाता है पानी में K पॉजिटिव प्लस I3 1 नेगेटिव। इज इट ओके? K पॉजिटिव I3। तो इस तरह से ये आयनिक कंपाउंड की फॉर्म में जो है डिसॉल्व हो जाता है। मुझे लगता है बेटा जी सबको H2O के बाद क्या लिखा है? एसीटोन नाम है बेटा जी इसका, CH3COCH3। एसीटोन बोलते हैं इसको, कॉमन नेम इज एसीटोन। ठीक है? आप इस बात को मेरी याद रखिएगा कि आयोडीन पोटाशियम आयोडाइड के साथ KI3 बनाता है जो कि पानी में घुलनशील है। ठीक है? पानी में जो है, हाँ, कोवलेंट बॉन्ड तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। तो हमने भी क्या कहा? हमने कहा दे आर नॉट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यही तो कहा। ठीक है? ठीक है संचित, तो नोट कर, नोट कर। ठीक है? अब द नेक्स्ट थिंग, यहां पर नेक्स्ट इज आइसोमेरिज्म। मतलब ये हेडिंग में क्या लिख रहा हूं? हाँ, आइसोमेरिज्म, चलो हेडिंग लिख लेते हैं। अब यहां पर इसका जिक्र, हमारा एक टॉपिक ही है आइसोमेरिज्म। 11th में हम आधा पढ़ेंगे, आधा 12th में पढ़ते हैं, सो उसमें क्लियर हो जाएगा। हाँ ठीक है। मैं अभी, पता क्या है कुलमीत, अभी मैं 10th से ही कनेक्ट कर रहा हूं इन चीजों को। अभी मैंने कहा जितना आपको समझ में आ रहा है मतलब वो 10th का है, जैसे टफ होने लगा तब आप 11th मानिएगा। ठीक है ना? सो अभी मैं मतलब वो बातें चला रहा हूं, साथ साथ में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बड़ा टॉपिक है, अच्छे से करेंगे। ठीक है? हाँ ठीक है, चलिए ओके। सो
कोवलेंट कंपाउंड्स एग्जिबिट आइसोमेरिज्म बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। अभी डायरेक्शनल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि भाई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं बॉन्ड्स, मतलब उनकी एक पर्टिकुलर जो है डायरेक्शन होती है। अब ये डायरेक्शन कैसे हुई, देखो आप देखिए यहाँ पे जैसे आपने पढ़ रखा है कि मीथेन जो है टेट्राहीड्रल होती है, ऐसे होती है ना। सो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है ना, बॉन्ड्स जो है टेट्राहीड्रल है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है। सो इसलिए कोवलेंट कंपाउंड्स जो है वो आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहां पर मतलब आइसोमेरिज्म में ज्यादा अभी चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। अभी सब कुछ आना है इसमें, ठीक है, सभी कुछ आना है इसमें, तो चिंता मत कीजिए। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए, सो बात को अब आगे बढ़ाते हैं। डायरेक्शनल, योगिता जी मैंने कहा ये बॉन्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, ये एक पर्टिकुलर में, जैसे टेट्राहीड्रन होता है, ठीक है। मतलब इनके बीच का एंगल भी फिक्स्ड है, जैसे 109.5 डिग्री। आपने देखा होगा कोवलेंट कंपाउंड्स की अलग अलग शेप्स होती, ठीक है, आयनिक की नहीं होती। जैसे आपने मीथेन पढ़ लिया, अभी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब ये बॉन्ड, इन बॉन्ड्स के बीच में एक पर्टिकुलर एंगल है, ऐसा नहीं है कि ये बस इकट्ठे चिपक गए एक दूसरे के साथ। दे हैव ए पर्टिकुलर शेप। जैसे हमने बनाया था BF3, देखो अभी आपको डायरेक्शन का पता चलेगा, जैसे BF3 है। अब BF3 में बॉन्ड एंगल क्या है, 120 का है। तो इसकी शेप इससे अलग हुई ना, इसकी शेप इससे अलग है। तो ऐसी शेप्स जो है आपको कोवलेंट कंपाउंड्स में मिलेगी, क्योंकि उनके बॉन्ड्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, उनके पास डायरेक्शनल फीचर है। इज इट ओके? ओके। लास्ट इज रिएक्टिविटी। हमने लिखा था कोवलेंट रिएक्शंस आर रिलेटिवली स्लोअर देन आयनिक। कोवलेंट रिएक्शंस जो है आयनिक से स्लोअर होती। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसके बीच में, यहां से यहां के बीच का एंगल 109 है, 109.5। दो हाइड्रोजन को, कार्बन को सेंटर मानो, ऐसे ही कोई भी दो हाइड्रोजन ले लो, ठीक है। अक्षित, अभी हम एंगल तक पहुंचे नहीं है, अभी मैंने सिर्फ जो है स्ट्रक्चरल फीचर बताया कि डायरेक्शनल है। इस टॉपिक में सब कुछ होना है, ठीक है। सुनो, सो सबका एंगल सेम ही होगा, सबका एंगल सेम होगा, बिल्कुल सही है। इनमें भी सब में 120 है, इनमें सब में 109.5 है, ठीक है। मैंने कहा एक या दो लेक्चर्स के बाद हम इनकी इनकी बात भी कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमारा हेडिंग क्या है कि वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं, रिएक्टिविटी इनकी। हमने कहा द कोवलेंट रिएक्शंस आर रिलेटिवली स्लोअर देन आयनिक। आयनिक रिएक्शन से कोवलेंट स्लो होती है। भाई ऐसा क्यों होता है, देखो कोई भी कोवलेंट रिएक्शन है, जैसे हम कोवलेंट रिएक्शन की बात करें, जैसे कोवलेंट रिएक्शन है, मान लो हमने कहा कि मीथेन को बर्न करना है। सो मीथेन को जब बर्न करेंगे, सो मीथेन प्लस ऑक्सीजन कंबशन रिएक्शन लिख लेते हैं, गिविंग यू CO2 प्लस वाटर। सही बात है, ये सब की मैंने स्ट्रक्चर बना ली। सो अब यहाँ पे 2H2O है, ठीक है, वो हम बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। सो दो ऑक्सीजन है यहाँ पे, सही है बात। ये कोवलेंट रिएक्शन है। अच्छा, दूसरी तरफ ये आयनिक रिएक्शन। अब आयनिक रिएक्शन आप देखिए, HCl प्लस NaOH गिविंग यू
NaCl प्लस वाटर। ठीक है, अब अगर आप दोनों रिएक्शंस को ध्यान दें, इस रिएक्शन में क्या है, इस रिएक्शन को पहले समझते हैं कि पहले ये मीथेन के बॉन्ड्स तोड़ने होंगे, ऑक्सीजन के भी बॉन्ड टूटेंगे, पहले ये बॉन्ड्स टूटेंगे, फिर नए बॉन्ड बनेंगे। सही बात है, फिर नए कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा। मतलब पहले पुराने बॉन्ड टूटेंगे, फिर नए बनेंगे। तो टूटने में भी टाइम लगेगा और बनने में भी टाइम लगेगा। सुनते जाओ। जबकि अगर आप आयनिक सोल्यूशन लोगे, जैसे HCl, अगर आप HCl का सोल्यूशन लोगे, आप जानते हैं HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो ऐसे में HCl क्या होगा, HCl पहले ही टूटा हुआ होगा। किसमें, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में पहले से ही टूटा होगा सोल्यूशन में ही। और ऐसे ही NaOH भी सोल्यूशन में टूटा ही होगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। सही बात है। और जो NaCl बनेगा वो भी पानी में टूटा हुआ ही होगा। सही बात है, NaCl विल बी आयोनाइज्ड इन वाटर। सही बोला बेटा, ठीक है। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो राइट यस। ठीक है, अच्छा। तो अब यहां पर जब ये भी टूटे हुए हैं, यहां प्रोडक्ट भी टूटा हुआ है, सो नेट हो क्या रहा है, नेट सिर्फ इतना हो रहा है कि H और ये सॉरी OH लिखना था यहाँ पे, H और OH नेगेटिव मिलके सिर्फ जो है वाटर बना रहे हैं। बस इतनी सी बात हो रही है। सो बेटा जी मैं क्या कह रहा हूं कि इसमें सिर्फ बॉन्ड बनता है, टूटता नहीं है, टूटा वो पहले से होता है। इसमें जो है सुनो, इसमें जो है बॉन्ड जो है टूटता है। इसमें जो है बॉन्ड क्या होता है, इसमें बॉन्ड सिर्फ टूटता है। देखो HCl पहले टूटे हुए, NaOH भी पहले टूटा हुआ है, सिर्फ जुड़ना है। क्या बनाना है, जुड़ के वाटर बनाना है बस। NaCl तो फिर भी आयोनाइज्ड ही रहेगा पानी में। भाई जो सोडियम क्लोराइड पानी में बनेगा वो तो पानी में घुला ही होगा ना, आयोनाइज्ड ही होगा ना। जैसे आपने पढ़ा हुआ लोअर क्लासेस में कि नमक को पानी में डालेंगे, नमक को पानी में डालेंगे तो नमक विल डिसोसिएट इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। सही बात है। तो उस तरीके से जो है मैं ये कह रहा हूं कि ये पहले ही डिसोसिएट, मतलब ये तो NaCl बन भी गया तो भी रिएक्शन नहीं हुई, एक तरह से सिर्फ वाटर बना है। सही बात है। अच्छा, समवन इज सेइंग कि कोवेलेंट की एक्सप्लेन करो। मैंने कहा मीथेन है, सो मीथेन के पहले बॉन्ड्स टूटेंगे, ऑक्सीजन के बॉन्ड्स टूटेंगे, फिर कार्बन ऑक्सीजन का बनेगा, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बनेगा। पहले कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के टूटेंगे, फिर जो है नए बॉन्ड्स बनेंगे। तो उसमें टाइम लगेगा, पुराने को टूटने में, नए को बनने में एक टाइम लगेगा। इसलिए अपनी कोवेलेंट वाले रिएक्शंस जो है कुछ स्लो होती हैं। समझ आ रही है मेरी बात? चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, नाइस। ठीक है, 12 का समझ नहीं आया, क्या नहीं आया भाई? 12 कहाँ लिखा मैंने? 1 2 का समझ नहीं आया, क्या नहीं आया? क्या लिखा तूने 12 भाई? I2 का? I2, अरे नकुल, आएगी बात। जो है मैंने कहा कि आयोडीन पोटाशियम आयोडाइड, देखो अगर आप पानी में आयोडीन डालते हो, अगर आप पानी में आयोडीन डालते हो, ठीक है सुनते जाओ, मैं तब तक साइड में भी रहता हूं। पानी में आयोडीन डालते हो तो आयोडीन के क्रिस्टल होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं ऐसे। ठीक है, जैसे शीशे के टुकड़े अगर आप डालो काले रंग के, वैसे जो है नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा पोटाशियम आयोडाइड ऊपर से डालोगे तो ये बिल्कुल घुल जाते हैं पानी में फिर जो है। तो पोटाशियम आयोडाइड करता क्या है कि I2 को I नेगेटिव पकड़ के जो है I3 नेगेटिव में तब्दील कर देता है। ठीक है, तो KI3 बन जाता है। समझ आई बात? समझ आई? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो आप बड़े अच्छे तरीके से समझ रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। चलिए, थोड़ी सी बात, मेन बॉडी टॉपिक आने वाली है। ठीक है, बस आराम से शुरुआत करेंगे। मैंने कहा कि बड़ा टॉपिक है, इसलिए ज्यादा टेंशन लेंगे ही नहीं हम। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट
या डेटिव बॉन्ड। अब समझिए, ठीक है, इस बॉन्ड में होता क्या है। देखो, बहुत ज्यादा टेंथ वाली डेफिनेशन ना लिखते हैं। देखो, देर इज वन एटम, जिसको हम कह दिया, हमने कह दिया डी। डी के पास दो लोन पेयर्स हैं, इसको कहते हैं हम डोनर एटम्स। एंड देर इज सम ए, जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। क्या है? एम्प्टी ऑर्बिटल। और ये है एक्सेप्टर एटम। अब यहां पर आप देख रहे हो कि इसी के पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो ये ए को बोलता है कि चल यार, खुश रह, मैं ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स देता हूं, लेकिन शेयरिंग दोनों करेंगे। ठीक है, या ऐसे दिखा देता हूं इसको पहले कि मैंने ही दोनों दिए, कोई बात नहीं, लेकिन शेयरिंग दोनों करेंगे। देखो, बन गया फिर भी बॉन्ड, बन गया फिर भी बॉन्ड। कोवलेंट में क्या होता था? कोवलेंट में एक इलेक्ट्रॉन एक देता था, एक दूसरा देता था, शेयरिंग होती थी। सही बात है। ये कोवलेंट बॉन्ड में जो है, मुझे लगता है मैंने ऐसी इस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड में दिखाया नहीं, है ना? नहीं तो मतलब कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता था? ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड में क्या है? कोवलेंट बॉन्ड में ऐसे होता था, देर इज सम एक्स एटम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, देर इज सम वाई एटम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों जो है शेयर करते हैं, एक्स ने वाई के साथ शेयरिंग की। ठीक है, ये कोवलेंट हो गया, ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेट हो गया। देखो, बनने से पहले का डिफरेंस है, सुन लो, बनने से पहले का डिफरेंस है, बनने के बाद दोनों एक से हैं। सही बात है, ये ध्यान रखना है। बनने के बाद दोनों एक से लगेंगे। ठीक है, क्लियर है बात की नहीं? बनने से पहले एक्स ने एक दिया, वाई ने एक दिया, यहां पे डी ने ही एक दिया, ए ने कुछ नहीं दिया। लेकिन जब शेयरिंग हो गई, शेयरिंग के बाद दोनों एक से लगेंगे। इस बॉन्ड को हम जो है ऐसे भी शो कर देते हैं, डी एंड ए। एरो लगा देते हैं ए की तरफ कि डी ने ए को इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। आयुष्मान, हमने डिफरेंस पता क्यों करना है? हमने डिफरेंस नहीं पता करना है। ये तो बात पता क्या है, ये तो बेटा बात इतनी है कि अगर 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 जो है आपको पता है कि डोनर कौन है, एक्सेप्टर कौन है, तो आप कोऑर्डिनेट का पता लगा सकते। ऐसे बॉन्ड को देख के आप नहीं लगा सकते कि पहले ये क्या था। बॉन्ड को देख के आप पता नहीं लगा सकते कि वो कोऑर्डिनेट है कि कोवलेंट। लेकिन अगर आपको उसके बनने के प्रोसेस की जानकारी है तो ही आप पता लगा सकते हो। क्या आयुष्मान जी, आपको मेरी बात समझ में आई? समझ में आ गई आयुष्मान को? बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आराम आराम से बढ़ेंगे। तो डोनर एक्सेप्टर हो गया। अब देखो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ये हो गया हमारा अमोनिया हो गया। अब अमोनिया की स्ट्रक्चर ऐसे होती, अब इसमें देर इज वन एच पॉजिटिव। सुन लो, अमोनिया है, एच पॉजिटिव है, ठीक है, इसको प्रोटॉन कह सकते हो आप। अब अमोनिया डोनर है और प्रोटॉन एक्सेप्टर है।
क्योंकि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन के पास एक होता था, H पॉजिटिव बन गया, अब एक भी नहीं है। सो एक्चुअल में अमोनिया गिव्स द इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन एंड बोथ ऑफ देम शेयर्स H H H and coordinate bond H positive. ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, चलो एक और देखते हैं। देयर इज BF3। BF3 का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ठीक है, इसके ऑक्टेट में आप देख रहे हो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस टाइम पे ये एक्सेप्टर है और देयर इज F नेगेटिव। F नेगेटिव के पास बेटा जी लोन पेयर्स, 8 लोन पेयर्स है। तो इसलिए सही है बात, बन गया कॉम्प्लेक्स। बोलो बना। हाँ, सेकंड वाला बता रहा हूं फिर से। देखो मैंने कहा BF3 है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 4 6। और फ्लोरीन के पास ऑक्टेट पूरा है, लेकिन वो BF3 की हेल्प कर रहा है कि चल यार शेयर करते हैं, तू भी खुश रह जा, मेरा ऑक्टेट भी पूरा और तेरा भी पूरा। वही अमोनिया कर रही है, अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है, 2 4 6 8, लेकिन H का पूरा नहीं है। सो उसका डुप्लेट पूरा कर लेता है शेयरिंग के साथ। समझ आ रही है मेरी बात? ओके, नाइस। आगे बढ़। अब यार मैंने मिटा दिया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, हो सकता है किसी ने नोट करना हो, बट नो प्रॉब्लम, अब ध्यान दीजिए। एक और बता रहा हूं यहां पर। अब देखो अमोनिया है, एंड देर इज BF3। आपको पता है अमोनिया के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, BF3 के पास एक लोन पेयर की कमी है, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ठीक है, अभी सिचुएशन ये है कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। सही बात है बेटा जी? सो अब यहां पर ये क्या करता है, नाइट्रोजन जो है बोरोन को लोन पेयर शेयर करता है, और उससे क्या होता है, उससे नाइट्रोजन भी खुश और BF3 भी खुश। ये देखिए, नाइट्रोजन और BF3 ये बना देते हैं स्ट्रक्चर। इज इट ओके? सो ये अमोनिया और BF3 का कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, अच्छा मैं ये भी बता दूं यहां पर, देर इज वन डेफिनेशन, एसिड बेस हम पढ़ेंगे, लेकिन देर इज वन डेफिनेशन जिसको बोलते हैं लिविस एसिड बेस थ्योरी है। वो थ्योरी ये कहती है कि जो लोन पेयर डोनेट करता है उसको हम लुइस बेस बोलते हैं। मैं लिख दूं यहां पे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा वो लुइस बेस होता है, और लुइस एसिड उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर।
इज इट ओके? आयनिक फास्ट होती है, या बिल्कुल आयनिक फास्ट होती है कोवलेंट से। समझ आ रही है बच्चों को? ठीक है, चलिए नोट करते जाइए। अब ध्यान दीजिए, अब हम यहां पर एक थ्योरी की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, जरूरी थ्योरी है। उस थ्योरी का नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है उसको देने वाले थे गिवन बाय हिटलर एंड लंदन, एक बार, बट इट वॉज एक्सटेंडेड बाय पॉलिंग एंड स्लेटर। सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट, ए कोवलेंट बॉन्ड इज, हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बाहर आ गए, अब हम कोवलेंट बॉन्ड की थ्योरी की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं इस टॉपिक के बारे में, ये टॉपिक में 90% ऑफ द स्टडी इज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारे 12th में टॉपिक है, जिसमें कि पूरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की स्टडी है। ठीक है, और आयनिक बॉन्ड की स्टडी जो है सॉलिड स्टेट में। ठीक है, थोड़ी इस टॉपिक में है जो 10% है। ठीक है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ दिस टॉपिक इज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। इज इट ओके? सो ये ध्यान रखिएगा कि जो सबसे ज्यादा हम थ्योरीज पढ़ेंगे, वो मतलब जो भी थ्योरी पढ़ेंगे वो कोवलेंट बॉन्ड पे बेस्ड है, उसका सेंटर पॉइंट इज कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल के हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करने से एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब ये कैसे बनता है? ठीक है, इसको भी देखते हैं क्योंकि अब मामला टॉपिक में सीरियस होगा। ठीक है, सो देखिए, जैसे हम जानते हैं कि भी फ्लोरीन में हम F2 मॉलिक्यूल की बात कर, F2 की बात कर रहे हैं, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। सो पहले एक फ्लोरीन की बात करते हैं। एक फ्लोरीन में अगर आप देखें, सो एक फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसे होंगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये 2s है, ये 2p है,
वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं तो इसलिए 1s को मैंने हटा ही दिया। सो फ्लोरीन की सिचुएशन ये है, सही बात है। और ऐसे ही दूसरी फ्लोरीन की सिचुएशन क्या है? दूसरी फ्लोरीन की सिचुएशन जो है ये, उसमें भी 1s2 2s2 2p5 है। सो इसलिए उसमें भी सेम सिचुएशन है, तो 2s दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है यहां पे मुझे। ठीक है, ये सिचुएशन दूसरे फ्लोरीन की है। इज इट ओके? अब यहां पर देखो, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, अब वो ओल्ड तरीका हो गया ना, वो पुराना हो गया कि अब हम फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दिखाएं फिर दूसरा फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन दिखाएं, ऐसे। ठीक है, वो ठीक है, वो आसान वाला तरीका था कि हमने कहा भाई फ्लोरीन में क्या करें, सुन लो। सो फ्लोरीन में क्या करें कि भाई अब जो है ऑक्टेट पूरा करने के लिए ऐसे बना लें। ठीक है, ये बच्चों वाला खेल है, वो आपने खेल लिया। अब थोड़ा बड़ों वाली बात करते हैं। सो इसमें क्या है, इसका भी हाफ फील्ड है, इसका भी हाफ फील्ड है। तो जब ये दोनों ओवरलैप होंगे, क्योंकि ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इनको ओवरलैप होना जरूरी है। मतलब ये ओवरलैप होने का मतलब क्या है, जो मैं डॉटेड लाइन बता रहा हूं, इसका मतलब ये और ये मिलके एक बन गए। जैसे यहां पर हुआ कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलके जो है पेयर हो गए। ठीक है, तो ये हो गया ओवरलैपिंग ऑफ फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। और आप देख रहे हो ये क्या बचा, एक लोन पेयर, दूसरा, तीसरा, तीन लोन पेयर बच गए हर एक फ्लोरीन पे, एक दो तीन। ऐसे ही नीचे वाले पे भी एक दो तीन, ये लोन पेयर है। ठीक है, और ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। क्या बना? कोवलेंट बॉन्ड। सिग्मा की बात अभी लेटर ऑन करते हैं, बट ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया। ठीक है, बन गया कोवलेंट बॉन्ड। समझ आ रही है मेरी बात बेटा जी की नहीं? समझ आ रही है, भूमि को समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? ठीक है, क्योंकि भूमि जो है, भूमि ने, भूमि तूने मेरा लेक्चर आज देख लिया? पहला लेक्चर देख लिया? ठीक है, हाँ बिल्कुल, क्लास में रिस्पॉन्सिव रहना है, बस ये ध्यान रखियो। ठीक है, क्लास में अलर्ट रहो। नहीं कुछ देखो, ये मैं पहले बता देता हूं क्योंकि तुम लेट आई हो थोड़े, ऐसे बाकी और भी हैं जिनकी एडमिशन कल हुई परसों हुई। ठीक है ना? सो ऐसा नहीं है हर रोज बच्चे आ रहे हैं, बट यू हैव एंटर्ड एट राइट टाइम, जो कि एक दो दिन पहले ज्वाइन किए हैं, क्योंकि अब केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सो नए टॉपिक से आपकी एंट्री हुई है, कुछ आप कंफर्टेबल होंगे, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत 10% अनकंफर्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि कई चीजें बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये ऑर्बिटल्स वगैरह वो परफेक्ट हो गए हैं, आप लोगों ने देखे हुए हैं, समझ आ रहा है आपको, लेकिन यू आर नॉट दैट मच एक्सपर्ट। तो थोड़ी थोड़ी बातें आएंगी, वो मैंने कहा कि 10% आएंगी, बट इग्नोर देम, जस्ट अंडरस्टैंड, आगे बढ़ो। ठीक है, अच्छा। सो प्रॉब्लम आएगी तो फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर के वीडियोस में भेजूंगा, आप करोगे। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, तो ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अच्छा, इसमें भी मैं बता दूं, जो ये जो ओवरलैप हुआ है दो फ्लोरीन्स में, उनके जो ऑर्बिटल्स हैं, ये नहीं है कि दोनों की स्पिन सेम हो। बेटा जी, ये वाला तरीका गलत है। स्पिन जो है, जो भले ही ये दिखाई हो, असली जो बात है, दो जो इलेक्ट्रॉन जो ओवरलैप हुए हैं, उनकी स्पिन्स अपोजिट होनी चाहिए। दिस इज द राइट वे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब हम दिखा देते हैं ऐसे, ठीक है, दिखा देते हैं, बट अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक की क्लॉकवाइज होनी चाहिए, दूसरे के नीचे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द वेरी राइट वे, दिस इज नॉट द राइट वे। ठीक है, सो दोनों की स्पिन भी जो है ये है। ओके, अब अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, पेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल्स takes place in
such a way that maximum overlap is possible। मतलब दो ऑर्बिटल्स जो है एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ते हैं कि उनमें मैक्सिमम ओवरलैप, और इन्हीं की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। सो मतलब इन सच ए डायरेक्शन कह लो आप, that maximum so covalent bond is कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। जितना ज्यादा ऑर्बिटल्स में ओवरलैप ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, सो अब यहां पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले नेचर ऑफ ऑर्बिटल पे, कि जो ओवरलैप कर रहे हैं। देखिए, जो अपने पी डी और एफ ऑर्बिटल्स हैं, दे आर डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का मतलब उनकी शेप है एक, जैसे जो एस है वो स्फेरिकल है, सो वो नॉन डायरेक्शनल है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जो अपना पीडीएफ है वो डायरेक्शनल है, उनका डंबल एक ही डायरेक्शन में होगा ना, डंबल दूसरी डायरेक्शन में नहीं होगा। हमने पी एक्स पी वाई पी जेड किए थे, तो वो डायरेक्शनल है। ये बेचारा गोल ही है। ठीक है, सो इसलिए इनमें मैक्सिमम ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स होगा, जबकि इनमें जो है मिनिमम ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स होगा। ठीक है, अच्छा, और साथ में ये तो हो गया एक फैक्टर, लेकिन दूसरा फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा फैक्टर क्या आ गया इसमें? दैट इज नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, तो सबसे पहले इसमें आ गई कोएक्सियल ओवरलैपिंग। कोएक्सियल ओवरलैपिंग में क्या होता है? एक तरह से हेड ऑन ओवरलैपिंग हो गई ये। हेड ऑन ओवरलैप, इसका मतलब क्या हुआ कि दो ऑर्बिटल्स जो है ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं, इसका हेड इसके हेड से, ये ऐसे सिर से सिर टकरा रहे हैं इनके। सो इनमें ओवरलैप जो है ऐसे।
तो इसलिए ये जो ओवरलैप होगा वो मोर ओवरलैपिंग होगी, इसमें मैक्सिमम ओवरलैप होगा। जबकि दूसरा है कोलेटरल। कोलेटरल ओवरलैपिंग, इसको कहेंगे हम साइड वाइज ओवरलैप। तो साइड वाइज ओवरलैप में क्या होगा कि जैसे पी के साथ पी जो है साइड वाइज ओवरलैप किया, ऐसे। तो साइड वाइज जब ओवरलैप होगा तो इसको हम ऐसे शो कर देते हैं, ये साइड से जुड़ेगा, थोड़ा थोड़ा जुड़ेगा बस। सो इट इज मिनिमम ओवरलैप। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नॉन डायरेक्शनल, ठीक है ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं। देखो, नॉन डायरेक्शनल पता क्या हो गया? नॉन डायरेक्शनल हो गया बेटा जी, देखो एस कैसा है अपना, गोल मटोल है ना, तो उसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है। भैया आप क्या बताओगे, एक्स एक्स में, वाई में है, जेड में है, सब में बराबर है। जबकि पी का तो है ना कि पी एक्स ऐसा है, पी वाई पी जेड ऐसा है, पी वाई ऐसा है, अलग अलग डायरेक्शन में है ना ये तो कैसा भी हो, इसमें एस एक्स एस वाई एस जेड नहीं होते ना कुछ भी। तो ये नॉन डायरेक्शनल है, ये सभी डायरेक्शन में बराबर है। हाँ हाँ, ऑल दीज आर ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग, बिल्कुल। तो जब सिर से सिर टकराएगा वो सबसे इफेक्टिव माना जाएगा, उसको मैक्सिमम ओवरलैप होगा। जब ऑर्बिटल जैसे साइड वाइज ओवरलैप होगा ऐसे, तो तब जो है मिनिमम ओवरलैप होगा। इज इट ओके? अभी पूरी बात करेंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है। बिल्कुल। देखो, जितने दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे में ओवरलैप होंगे उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। एक दूसरे में जितने ऑर्बिटल जो है अंदर घुसेंगे उतना जो है मैक्सिमम ओवरलैप होगा, उतना जो है बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। भी बॉन्ड बनने के लिए, अरे बॉन्ड बनने के लिए और क्या चाहिए? दो ऑर्बिटल, दो एटम के ऑर्बिटल जितने स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे, ठीक है ना, जितने पेनिट्रेट करेंगे उतना ही स्ट्रांग बॉन्ड होगा ना यार। भाई जैसे मान लो ये एक ऑर्बिटल है, दूसरा है। अब अगर मान लो ये फेविकोल लगा हुआ है, मेरे दोनों हाथों में फेविकोल लगा हुआ है, सो अगर मैं इतना ही जोड़ूंगा तो टूट जाएगा आराम से। लेकिन अगर ज्यादा जोड़ूंगा तो और स्ट्रांग होगा, और अगर और ज्यादा जोड़ूंगा तो और स्ट्रांग होगा। तो जितना ओवरलैप होगा ऑर्बिटल्स का उतना जो है बेटर। इज इट ओके? मेरी बात समझ में आई? ठीक है, सबको समझ में आ गई? आसान लगा सब बच्चों को? पहले बताओ, आसान लग रहा है टॉपिक अभी तक? विनिकता, अभी जो है बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ की बात बाद में करेंगे कि कौन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कौन वीक बॉन्ड है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है, मैं सही में बताऊं, सो कोई रूल नहीं है कि कोवलेंट वीक होता है और आयनिक स्ट्रॉन्ग होता है या वाइस वर्सा। मतलब कई आयनिक बॉन्ड कोवलेंट से स्ट्रॉन्ग होते हैं, कई कोवलेंट बॉन्ड आयनिक से स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसलिए अब वो 9th 10th वाली कॉन्क्लूजन्स खत्म। डन। तो बढ़ते हैं अब। हाँ, थैंक यू आर्यन। स्कूल में समझाया था तो समझ नहीं आया था, अब आएगा समझ, बिल्कुल आएगा। और मैं लिखा लिखा के करा रहा हूं, इसलिए आराम से करवा रहा हूं, मैं खुद भी लिख रहा हूं, लेकिन आपके नोट्स बन रहे हैं, ठीक है, बढ़िया से बनेंगे आप, ठीक है। क्योंकि मैं हर बार नहीं लिखाता, आपने देखा मैं हर टॉपिक में नहीं लिखाता ऐसा कि बहुत ज्यादा जो है, लेकिन यहां पर मैं लिखा रहा हूं कि इस टॉपिक की अहमियत आई नो, कि भाई ये चलेगा, ये टॉपिक जरूरी टॉपिक है, ठीक है। सो इसलिए आप भी नोट्स अच्छे से बनाएं, ठीक है। चलिए, आएगा समझ। आज इतना ही करेंगे, ठीक।
आज इतना ही करेंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे अब अगले लेक्चर। डन, चलिए, ओके, बाय बाय। साइकिलिंग का क्या है, कौन आ रहा है? कनिष्क, साइकिलिंग। मैं 6 बजे सेंटर पे मिलूंगा आपको, 6 बजे मैं सेंटर पे होऊंगा। आपने मेरे को 5:45 रिंग कर देना, ठीक है? 5:45 आपने मेरे को रिंग कर देना है। देखेंगे, डिसाइड करेंगे मानवजोत, जहां तू बोलेगा वहां चलेंगे। बहुत ज्यादा टफ रूट नहीं लेंगे, बहुत ज्यादा टफ रूट नहीं लेंगे, तुम आ जाना।